हेलो बच्चों, देखिए आज कक्षा 9 का जो साइंस है उसका चौथा वीडियो है। ठीक है, तो आज हम यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, नोट से। इसके पहले हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। देखिए हिमीकरण एवं हिमांक तक पढ़ लिया था। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे ये नोट से। देखिए ये नोट्स जो है ज़रूरी है, क्योंकि इसमें लिखा क्या गया है। देखिए सैद्धांतिक रूप से ठोस का गलनांक तथा द्रव का हिमांक समान होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। और कह रहे हैं कि परंतु हिमांक को द्रव का लाक्षणिक गुण नहीं माना जाता है। यानी कि यहाँ कहने का अर्थ यह है कि जो ठोस का जो गलनांक है और द्रव का गलनांक है, दोनों एक ही समान होते हैं। ठीक है, बराबर होते हैं। लेकिन जो हिमांक है, हिमांक का जो द्रव का लाक्षणिक गुण है, ये आपस में समान नहीं है। ठीक है, तो अगला जो हेडिंग है उसे देखते हैं। देखिए क्या लिखा गया है। हेडिंग है हमारा क्वथन एवं क्वथनांक अथवा वाष्पन। यहाँ पर क्वथन देखेंगे और क्वथन का जो मान होता है उसे देखेंगे और वाष्पन भी देखेंगे। ठीक है, अब क्वथन क्या होता है। जैसे हमने क्या किया, द्रव को गर्म किया और गर्म करते करते एक ऐसा बिंदु आएगा जहाँ पर वह क्या होगा, बुलबुला निकलने लगेगा, उसे क्वथनांक कहेंगे। और जो गर्म किए हैं वो हमारा क्या है, क्वथन है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया, देखिए। ठीक है, देखिए द्रव को गर्म करने पर उसका ताप बढ़ने लगता है। ठीक है, अगर द्रव को गर्म करेंगे तो उसका ताप क्या होगा, बढ़ने लगता है। निरंतर गर्म करते रहने पर एक ऐसी स्थिति आती है जहां द्रव का ताप स्थिर हो जाता है। यानी कि एक ऐसा बिंदु आएगा जहां द्रव का जो ताप है वह क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, इस स्थिर ताप पर द्रव के भीतर वाष्प के बुलबुले उठने लगे। वैसे जहाँ पर स्थिर ताप होता है वहाँ पर क्या उठने लगेगा, बुलबुले निकलने लगेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार की जो क्रिया है वह क्या है, क्वथन है। ठीक है, इतना बात समझ में आया। तो आगे देखते हैं। ठीक है, वह निश्चित ताप जिस पर यह क्रिया होती है, यानी कुछ न कुछ उसका मान होगा। ठीक है, जिस पर हमारा जो द्रव है वह किस में बदल गया, क्वथन में बदल गया। ठीक है, उस मान को हम क्या कहेंगे, क्वथनांक कहेंगे। वही चीज़ लिखा गया है, वह निश्चित ताप जिस पर यह क्रिया होती है क्वथनांक कहलाती है। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या है। देखिए ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्या लिखा गया, जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यानी कि जो जल है उसे अगर हम गर्म करेंगे, कितने डिग्री टेम्परेचर पर गर्म करेंगे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे वायुमंडलीय दाब क्या होता है, वायु दाब क्या होता है। ठीक है, वायुमंडलीय वाष्प के साथ दाब क्या होगा और वायु दाब जो है ताप के साथ कितना होगा। जैसे हमने क्या किया, एक बर्तन हमने जल ले लिया। ठीक है, और उसे हम क्या किए, गर्म करते गए। ठीक है, और उसको ऊपर जो वायुमंडलीय दाब है वह क्या करेगा, उस पर प्रेशर लगाएगा। तो यही यहाँ पर दिखाया गया। देखिए हमने क्या किया, ताप भी बढ़ा दिया, तो वायुमंडल जो दाब है, वायु दाब जो है वह भी क्या होगा, बढ़ने लगेगा। ठीक है, इतना बात समझ में आया। तो आगे देखते हैं। देखिए उदाहरण में क्या है, देखिए जैसे उदाहरण में है, पहाड़ों पर वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण जल का क्वथनांक कम हो जाता है। ठीक है, पहाड़ों पर जो वायुमंडलीय दाब है वह क्या है, कम हो जाता है। जैसे वायुमंडलीय दाब कम होगा तो वहाँ पर हमारा क्या होगा, क्वथनांक जो है वो भी हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे उदाहरण देखिए, कभी आप घूमने गए होंगे। ठीक है, तो वहाँ पर आप भोजन पकाने का प्रयास करे होंगे, तो भोजन जो हमारा होता है वो बहुत देर में पकता है। ठीक है, वो हमारा क्या होता है, बहुत देर में। क्योंकि इसका कारण क्या है कि इसका वायुमंडलीय दाब क्या है, कम है। ठीक है, वह आगे लिखा गया, अतः खाद्य पदार्थों के पकने में अधिक समय लगता है। इतना बात समझ में आया। अब देखिए ये जो है
इससे हम समझा दे रहे हैं। देखिए इधर हमने क्या किया, ताप में वृद्धि किया है, और इधर क्या है, पहले गलनांक है, फिर ताप है, फिर क्या हमारा क्वथनांक है। ठीक है, हमने क्या किया, पहले ठोस ले लिया, ठोस को हमने क्या किया, गर्म किया, अब जैसे गर्म किए वो किस में बदल गया, वह द्रव में बदल गया है। ठीक है, अब द्रव को हमने क्या किया, द्रव को गर्म किए, और द्रव हमारा गर्म होते होते किस में बदल गया, गैस में बदल गया। ठीक है, अब गैस को हमने क्या किया, गैस को जब गर्म किया ये किस में बदल जाएगा, वाष्प में बदल जाएगा। ठीक है, यानी ताप बढ़ाने पर क्या हो जाए, ठोस द्रव में बदल जाएगा, और ताप बढ़ाएंगे द्रव हमारा गैस में बदल जाएगा, और ताप बढ़ाएंगे तो हमारा किस में हो जाएगा, वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक, इतना समझ में आया। तो आगे देखते हैं। देखिए आगे क्या लिखा गया हेडिंग में, अणुगति सिद्धांत के आधार पर क्वथन की व्याख्या। यानी क्वथन की जो आपने परिभाषा दी है अभी इस प्रकार से दी है, अब हमको किस प्रकार देना होगा, अणुगति सिद्धांत के आधार पर देना होगा। यानी कि अणुगति सिद्धांत जिसे हमने द्रव में ठोस में पढ़ा था, ठीक है, उसी प्रकार हमको देना होगा। देखिए क्या लिखा गया है, ताप में वृद्धि करने पर एक समय पश्चात सतह के अणुओं की गतिज ऊर्जा औसत गतिज से इतनी अधिक हो जाती है कि द्रव के भीतर स्थित अणु स्वतंत्र होकर बुलबुले के रूप में सतह पर आने लगते हैं। देखिए इतना बात पहले समझ लीजिए, उसके बाद आगे हम पढ़ के बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर कहने का अर्थ क्या है कि जिस हमने द्रव लिया और द्रव को हमने क्या किया, उसमें तापमान दिया, यानी ताप दिया, ताप इतना दे दिया कि उसका जो अणु है वो क्या हुआ, धीरे धीरे दूर होने लगे। ठीक है, अब जैसे दूर होने लगे वो और गर्म हो गए, और गर्म होने से क्या निकलने लगा, बुलबुले निकलने लगे। ठीक है, और इसी बुलबुले को हम क्या करेंगे, यहाँ तक जो हमारा प्रक्रिया हुआ है उसी को हम क्या कहेंगे, क्वथन कहेंगे। ठीक है, इतना बात समझ में आया। तथा वह ताप जिस पर यह क्रिया घटित होती है उसे क्वथनांक कहेंगे। यानी कि यह जो क्वथन है जिस मान पर होती है उसी को हम क्या कहेंगे, क्वथनांक कहेंगे। ठीक है, देखिए हमारा क्या है ये, देखिए यहाँ पर बनाया गया है, जैसे ठोस हमने ले लिया, उससे हमने क्या किया, ऊष्मा दिया, ऊष्मा देने से किसमें परिवर्तित हो गया, द्रव में, और द्रव को फिर से हम ऊष्मा दे दिए तो किसमें परिवर्तित होगा, गैस में। और यही चीज़ उल्टा भी हो सकता है। देखिए गैस को अगर हम ठंडा कर देंगे, जिस शीतलता होगा तो ठंडा कर देंगे, किसमें बदल जाएगा, द्रव में। द्रव को और ठंडा करेंगे, किसमें बदल जाएगा, ठोस में। इतना बात समझ में आया। तो आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या है। देखिए अगला हेडिंग हमारा है ऊर्ध्वपातन। अब ऊर्ध्वपातन हमारा क्या होता है, ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं तब हम समझाते हैं, जिससे आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, क्या लिखा गया है, जो गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए सीधे ही वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी कि इनका कहने का अर्थ है, हमने कोई पदार्थ लिया, उस पदार्थ को हम क्या किए, गर्म किए। ठीक है, वह उसे इतना गर्म कर दिए कि वह द्रव में परिवर्तित ही नहीं हुआ, सीधे किस में परिवर्तित हो गया, गैस में। तो ऐसी प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, ऊर्ध्वपातन कहेंगे। ठीक है, तथा ठंडा करने पर पुनः ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, और उसे अगर हम ठंडा कर देंगे वह द्रव में परिवर्तित नहीं होगा, सीधा ठोस में परिवर्तित होगा। इतना समझ में आया। तो ऐसे पदार्थ को हम क्या कहेंगे, ऊर्ध्वपातज कहलाते हैं, तथा यह प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। मतलब इतने जो किया गया है कि अगर कोई ठोस पदार्थ है उसे हम गर्म करेंगे वह सीधा किस में परिवर्तित हो जाएगा, गैस में, और गैस को अगर हम ठंडा करेंगे तो वह किस में परिवर्तित हो जाएगा, ठोस में। इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, ऊर्ध्वपातन कहेंगे। ठीक है, समझ में आया। अब देखते हैं उदाहरण क्या है। उदाहरण हमारा है, देखिए कपूर। कपूर को अगर हम जलाएंगे, ये पहले ठोस अवस्था में रहता है, और जलाने पर यह क्या हो जाएगा, सीधा गैस के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अमोनियम क्लोराइड है, ये भी हमारा है। ठीक है, और हमारा क्या हो सकता है, ठोस आयोडीन हो सकता है। ठीक, अब देखिए नेफ्थलीन भी है आदि। जो ये पदार्थ हैं एक किसका उदाहरण है, ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। वही चीज़ यहाँ पर देखिए लिखा गया है। देखिए क्या है,
यहाँ समझाने के लिए। देखिए पहले हमने क्या किया, एक बर्तन ले लिया और एक स्टूल ले लिया, ठीक है। अब स्टूल पर हमने क्या किया, बर्तन को रख दिए। अब रखने पर हम क्या किए, नीचे से देखिए गर्म कर दिए हैं। और इसमें हमारा क्या भरा है, इसमें हमारा ये जो बर्तन हमारा है क्या है, चीनी मिट्टी का है, ठीक है। और इसमें जो भरा गया है अशुद्ध अमोनियम क्लोराइड है। इसके अंदर जो है हमारा क्या है, अशुद्ध अमोनियम क्लोराइड है। और इसे हम क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, ठीक है। अब गर्म करने पर यह किस रूप में परिवर्तित हो जा रहा है, नौसादर, नौसादर के रूप में परिवर्तित हो जा रहा है। इसके ऊपर हमने क्या लगा दिया, कटर लगा दिया। इतना बात समझ में आए। यानी कि अशुद्ध अमोनिया क्लोराइड को हम क्या किए, गर्म करने पर किस में परिवर्तित हो गया, ये नौसादर में परिवर्तित हो गया। और नौसादर हमारा किस रूप में पाया जाता है, गैस के रूप में पाया जाता है, ठीक है। यह पूरा प्रक्रिया हमारा क्या कहलाएगा, ऊर्ध्वपातन कहलाएगा, ठीक। इतना बात समझ में आया। अब देखते हैं अवस्था परिवर्तन पर ताप का प्रभाव। यानी कि अवस्था परिवर्तन में जो ताप है उसका क्या प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर देखिए जैसे हमने ठोस ले लिया, ठोस को क्या किए, ताप बढ़ा दिए। और जैसे ताप बढ़ाएंगे वो किस में बदल जाएगा, द्रव में। और जो द्रव है उसे अगर ताप कम कर देंगे किस में बदल जाएगा, गैस, ठोस में, ठीक है। इतना समझ में आया। तो आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारा। देखिए आगे हमारा है तापमान मापन का पैमाना। यानी कि जो तापमान है उसे मापने के लिए क्या करेंगे, एक पैमाना का उपयोग करेंगे। और ये जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये पेपर में भी पूछा था और इससे सवाल भी लगता है। इतना बात समझ में आया। देखिए क्या लिखा गया है, तापमान मापन के 3 पैमाने निम्न प्रकार से हैं। यानी जो तापमान है वो अगर उसे हम मापने के लिए पैमाना का उपयोग करेंगे कितने प्रकार हो जाएंगे, 3 प्रकार के पैमाने का उपयोग किया जाता है। तो पहला देखते हैं, पहला केल्विन में मापने के लिए। यानी जो ताप है वो हमारा क्या है, अगर केल्विन में दिया गया है उसे किस में मापेंगे, सेल्सियस पैमाने पर ताप मापेंगे, ठीक है। तो सूत्र हमारा पहले क्या हो जाएगा, केल्विन पैमाने पर ताप बराबर सेल्सियस पैमाने पर ताप प्लस 273.16। इतना समझ में आया। यानी कि हमारा क्या है, ये हमारा सूत्र है। केल्विन का हम किससे लिखेंगे, देखिए ये ताप है, ताप को T से, और तापमान हमारा किस में है, केल्विन में है, ठीक है। इधर हमारा स्मॉल t यानी टेम्परेचर है, टेम्परेचर किस में है, देखिए सेल्सियस में, सेल्सियस इसे ऐसे लिखा जाता है। और 273 हम क्या करेंगे, प्लस में करके 273.16 लिखेंगे। जब भी सवाल मिलेगा केल्विन में और केल्विन को अगर हमें सेल्सियस बदलना है हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे सेल्सियस दिया है मान, उसे केल्विन निकालना है, इस सूत्र का। केल्विन दिया है, अगर सेल्सियस निकालना है तो इस सूत्र का उपयोग हम करेंगे, ठीक है। इतना बात समझ में आया। तो आगे देखते हैं। देखिए केल्विन ताप की एसआई इकाई क्या है, पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है। तब क्या कहेंगे, देखिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 273.16 केल्विन होता है। अगर 0 डिग्री सेल्सियस कोई चीज़ पूछा जाता है तो उस पर हमारा केल्विन की मात्रा कितना होता है, 273.16 केल्विन होता है। इतना बात समझ में आए। अब दूसरा सूत्र देखते हैं, दूसरा यानी फार्मूला क्या है हमारा, ठीक है। देखिए सेल्सियस पैमाने पर ताप बराबर केल्विन पैमाने पर ताप। अभी हमने वही चीज़ बताया, यहाँ पर हमें क्या निकालना होगा, सेल्सियस निकालना होगा। सेल्सियस निकालने के लिए हमें केल्विन का पैमाने पर मान दिया रहेगा, उसमें से हम क्या करेंगे 273 को घटा देंगे। अब जैसे 273 घटाएंगे हमारा मान कितना निकल के आएगा, सेल्सियस पैमाने पर निकल के आएगा। अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, सेल्सियस पैमाने यानी टेम्परेचर को स्मॉल टी करके लिखेंगे और सेल्सियस हमारा क्या होगा, डिग्री सेंटीग्रेड में हो जाएगा। अब बराबर में केल्विन का मैं अब क्या लिखा था, टेम्परेचर के टी होगा, यानी कि तापमान हमारा केल्विन है, केल्विन लिखेंगे, -273 कर देंगे। इतना बात समझ में आया। फिर आगे देखिए हमारा क्या है, जो तीसरा है, तीसरा पैमाना हमारा क्या है, फ़ारेनहाइट, ठीक। फ़ारेनहाइट पैमाने पर ताप का मान सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट ताप से परस्पर संबंध रखता है। यानी फ़ारेनहाइट पैमाने पर कुछ मान रहेगा, कुछ तापमान रहेगा, उसे हम सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट, यानी सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में कुछ संबंध है। संबंध क्या है, उसके लिए हमारा सूत्र क्या है, देखिए यहाँ पर जैसे कि हमारा फ़ारेनहाइट के लिए सिंबल है, फ़ारेनहाइट को हम किससे दिखाते हैं, एफ से। एफ बराबर हमारा कितना होगा,
9/5 हो जाएगा और हमारा डिग्री सेल्सियस प्लस 32 जोड़ देंगे। हमारा यह क्या है, ये तीसरे पैमाना है। ठीक है, इतना समझ में आया। तो इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।